फ्रेंड्स, आज की कहानी है बंधन 7 फेरों का भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा एयरपोर्ट पर अरुण से मिलने के बाद दिव्या थोड़ी उदास होती है और घर पहुंचते ही अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ तुझे, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, ये तो खुशी के आंसू है। तब तो ठीक है, मैं तो घबरा ही गई थी। उसके बाद ललित जी कविता को अरुण से दिव्या की मुलाकात के बारे में बताती हैं। ओ, इसीलिए दिव्या रो रही थी। दिव्या फ्रेश होकर आ जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, आपके हाथ के खाने को बहुत मिस किया मैंने, अब जल्दी से कुछ खिलाओ। शाम को अतुल भी अंशु के साथ दिव्या से मिलने चला जाता है। अब आगे देर रात तक हंसी मजाक चलता रहा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, अतुल बोला। कहाँ चलते हैं? इतनी रात को कहाँ जाओगे दोनों? आज हमारे साथ ही रुक जाओ, सुबह चले जाना, दिव्या बोली। मैं तो रुक जाऊंगा, मेरी कौन चिंता करने वाला है। पर अंशु, मैं फोन कर देती हूँ अंशु की माँ को, तब तो रुकोगे ना? अच्छा बाबा ठीक है, दोनों रुक जाते हैं। सुबह सुबह ललित जी को गीता का फोन आता है। ललित जी, एक बार मुझे मेरे पोते से मिलवा दीजिए, मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे दिव्या से भी मिलना है। आप विश्वास रखिए, हम वंश को कुछ नहीं पता चलने देंगे। गीता जी, यह तो दिव्या के ऊपर है, वो मिलना चाहती है या नहीं, मैं पूछकर बताता हूँ। दिव्या चाय लेकर आई तो पापा को फोन पर बात करते देख वहीं रुक गई। उसने सब सुन लिया था। वो ललित जी से फोन मांग लेती है। हेलो माँ जी, वैसे तो मुझे माँ जी कहने का भी हक नहीं, आपको वंश से मिलने से नहीं रोकूंगी, आपका खून है, आप जब चाहे मिल सकती हैं, पर एक शर्त है, आप उससे अपने रिश्ते का सच नहीं मान बैठना, वो सिर्फ मेरा बेटा है। दिव्या फोन काटकर ललित को पकड़ा गई। दिव्या के इस तरह भाव शून्य चेहरे को देख ललित जी दंग रह गए। अब मुझे विश्वास हो गया है, दिव्या जो भी फैसला लेगी बहुत सोच समझ कर लेगी। ललित जी दिव्या पर गर्व करने लगते हैं। गीता और अरुण 3 बजे के करीब वंश से मिलने पहुंच जाते हैं। करीब 2 घंटे तक वंश के साथ खेलने के बाद वो लोग जाने लगते हैं। अरुण कविता जी से कहता है, माँ प्लीज एक बार मुझे दिव्या से मिल लेने दीजिए, दिव्या जो कहेगी मैं वो सब करूँगा, पर एक मौका दे दीजिए। ठीक है, मैं दिव्या से बात करूंगी। कविता जी अरुण की बातों से भावुक हो गई। दिव्या घर पर नहीं रुकी थी, वो अंशु के साथ शॉपिंग के लिए चली गई थी। रात को वंश के सोने के बाद कविता जी दिव्या को सारी बात बता देती है। कैसे अरुण 4 सालों से पागलों की तरह उसे ढूंढता फिर रहा है, वो तुझसे मिलना चाहता है बेटा। मैं नहीं कह रही हूँ उसे माफ कर दे, पर एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं। अंशु बता रही थी, अरुण बिल्कुल बदल गया है। अरुण ने ऑफिस में भी सबसे बात करना छोड़ दिया, जितना काम होता है उतना ही बोलता है। हंसते हुए उसे अरसा हो गया है देखे हुए। ललित जी भी आ जाते हैं। वो भी दिव्या से कहते हैं, एक बार मिलकर सारा किस्सा ही खत्म कर दे बेटा, बार बार क्यों इन बातों को जन्म देना। दिव्या और अरुण की मीटिंग फिक्स हो जाती है। गीता की इच्छा थी दिव्या घर पर आए और साथ में वंश को भी लेकर आए। ललित ने दिव्या के साथ कविता को भी भेज दिया। तुम साथ में जाओ कविता, मैं दिव्या को अकेले नहीं भेज सकता हूँ। दोपहर 12 बजे के करीब दिव्या माँ और वंश के साथ घर पहुँच गई। गीता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 1 मिनट दिव्या, वहीं रुक जाओ। क्यों? कविता जी ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें लगा शायद गीता जी उनका अपमान करना चाहती हैं। अरे कुछ नहीं बहन, वंश पहली बार घर में कदम रख रहा है तो बस उसकी आरती उतारने के लिए रोक रही थी। गीता वंश और दिव्या की आरती उतारने लगी। मम्मा, पूजा तो भगवान की होती है, फिर ये हमारी पूजा क्यों कर रही है? बेटा, आप पहली बार यहाँ आए हो इसीलिए। अच्छा, फिर नानी ने मेरी पूजा क्यों नहीं की? वंश मासूमियत से बोला। वो मैं खुशी के मारे भूल गई, हम वापस जाएंगे तो ऐसे ही आपको अंदर ले जाएंगे। आओ अंदर आओ। दिव्या ने अंदर पैर बढ़ाया। दिल जोर से धड़कने लगा, जी करा भाग जाए यहाँ से। अरुण की कही बातें कानों में गूंजने लगी। गीता ने दिव्या के मन के भावों को पढ़ लिया। आ बेटा, माँ का घर समझकर अंदर आ जा। हाथ पकड़कर दिव्या को अंदर ले आई। घर में कदम रखते ही घर की हर एक चीज दिव्या को पुराने लम्हों की यादें दिलाने लगी। अरुण के साथ बिताए हुए हसीन लम्हे याद आने लगे उसे। फिर प्रिया और अरुण की कही हुई वह घिनौनी बातें उसके दिल को चीर गई थी।
वही चारों तरफ गूंजने लगी। दिव्या अपने कानों पर हाथ रख लेती है। अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है, बस करो अरुण, मैं बोर नहीं सुन सकती। यह सुनते ही गीता जी बोली, क्या हुआ बेटा, क्या कह रही हो? दिव्या गीता की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। कुछ नहीं माँ जी, बस कुछ याद आ गया था। समझ सकती हूँ बेटा, इस समय तेरी मनोदशा क्या है। गीता और कविता जी मौसी सब बातों में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ नमी तो कुछ पुरानी यादें साझा करने लग जाते हैं। अरुण ने मौसी परेशान न हो घर में खाना बनाने के लिए कुक लगा रखा था, वहीं घर के और भी काम कर दिया करता था। मौसी जी से आवाज लगाती है, राजेश बेटा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जी मौसी जी, अभी लाया। राजेश सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगा। मुझसे तो अब कुछ काम होता नहीं, छोटी भी अब उतना नहीं कर पाती। अरुण से छोटी की परेशानी देखी नहीं गई तो उसने छोटी की मदद के लिए घर में राजेश को रख लिया। बहुत अच्छा लड़का है, सारा काम संभाल लिया, यह तो अच्छी बात है। वैसे भी अब आप लोगों की उम्र कहाँ है काम करने की, आप लोग तो बस अब आराम कीजिए। दिव्या बोली, हाँ बेटा आराम ही तो कर रहे हैं, पर अब जिंदगी में सुकून कहाँ, वो सब तो तेरे साथ ही चला गया। दिव्या यह सुनकर कुछ नहीं बोली, और बोलती भी क्या, जो कुछ भी हुआ और क्यों वो सब गीता भी जानती थी। मम्मा मुझे यहाँ पर बोर हो रहा है। वंश दिव्या से लिपटते हुए बोला, मुझे मामा के पास जाना है, चलो ना मामा के पास में, यहाँ मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। मैं हूं ना बेटा, चलो हम दोनों खेलते हैं। अरुण बोला, नहीं मुझे आपके साथ नहीं खेलना, मुझे मामा के पास जाना है। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, सब लोग कहेंगे वंश कितना बैड बॉय है। हम थोड़ी देर में घर चलते हैं। वंश आपके लिए उस रूम में बहुत सारे टॉयज रखे हैं, आप जाकर उन टॉयज के साथ खेलो। मेरे लिए टॉयज? सच्ची में? हाँ आपके लिए टॉयज है। अरुण बोला। वंश जाने लगता है लेकिन दिव्या रोक लेती है। वंश ऐसे किसी के कमरे में नहीं जाते, किसी का कहाँ, सब उसका ही है। अरुण बोला। दिव्या बोली, नहीं अरुण ये सब गलत है, वंश बच्चा है, सच से अनजान है, ऐसे उसकी आदत खराब होगी, फिर वह किसी के भी घर जाएगा तो उनकी चीजें उठाने लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए यही मंगवा देता हूँ। राजेश जरा रूम में जाकर वंश के लिए टॉयज उठा लाओ। जी साहब लेकर आता हूँ। राजेश जाकर बहुत सारे खिलौने उठा लाता है और ड्राइंग रूम में वंश के पास रख देता है। वंश खिलौने देखकर बहुत खुश हो जाता है। दिव्या मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। क्यों, ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहाँ नहीं कर सकते? नहीं मैं यहाँ नहीं बात कर सकता, तुमको मेरे साथ कमरे में चलना पड़ेगा। दिव्या कविता को देखती है, कविता आंखों से जाने के लिए इशारा कर देती है। ठीक है चलो। दिव्या अरुण के पीछे पीछे बेडरूम की तरफ चल देती है। बेडरूम में कदम रखते ही दिव्या चौंक जाती है। वो जैसा छोड़कर गई थी वह आज भी वैसा ही था। कमरे की हर चीज वैसे ही करीने से सजी थी जैसे वह रखा करती थी। दिव्या सब कुछ वैसे ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। बदली तो हमारी जिंदगी है, वो भी सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से। दिव्या कुछ नहीं बोली, साइड में पड़े सोफे पर बैठ गई। अरुण दरवाजा बंद कर देता है। दिव्या सवालिया निगाहों से अरुण को देखती है। चिंता मत करो, हमारी बातें कोई न सुने, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। अरुण अलमारी में से कुछ पेपर्स निकाल कर लेकर आता है। मुझे इन पेपर्स पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। दिव्या आश्चर्य से देखते हुए पूछती है, क्यों, मेरे हस्ताक्षर किस लिए चाहिए? हमारे बीच अब कौन सा रिश्ता बचा है? कहीं तुम वंश की कस्टडी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? नहीं दिव्या, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ, पर जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे वंश का भविष्य सुरक्षित रहेगा, उसके लिए तुम्हारे ही साइन तो लगेंगे। ऐसे कौन से पेपर हैं जो मैं ही हस्ताक्षर करूँ? यह मेरी प्रॉपर्टी के पेपर हैं जो मैंने माँ और वंश के नाम करती है। साथ में यह पावर ऑफ ओटनी के पेपर हैं जो मैंने तुम्हारे नाम से बनाए हैं। तुम इन पेपर्स को पढ़ लो और हस्ताक्षर कर दो। अरुण, तुम मुझे प्रॉपर्टी का लालच दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? अब मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ, एक पढ़ी लिखी और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं वंश को अपने दम पर पाल सकती हूँ। दिव्या चिढ़कर बोली। मुझे गलत मत समझो दिव्या, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं तुम्हें लालच नहीं दे रहा हूँ। मेरी पूरी प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे वंश का हक है।
मुझे तो सिर्फ गवाह के तौर पर इन पेपर्स और यह तुम्हारे नाम की पावर ऑफ ओटनी पर तुम्हारे हस्ताक्षर के साथ तुम्हारा एक वादा चाहिए। मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं बन सका। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो या वापस आ जाओ या वंश मेरा बेटा है मेरे साथ रहे। मैं यह कहने का हक खो चुका हूँ, पर मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ, एक तुम ही हो जो मेरी माँ और मेरी प्रॉपर्टी को संभाल सकती हो। मेरी माँ को संभाल लोगी ना दिव्या? ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो अरुण? मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? तुम क्या यह सब छोड़कर कहीं जाने वाले हो? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? मेरे पास समय बहुत कम है दिव्या, अरुण बोला। मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर सिन्हा ने कहा है जितनी जल्दी ऑपरेशन हो जाए अच्छा है, पर बचने के चांसेस है या नहीं वह मेरी किस्मत पर डिपेंड करता है। मेरे बाद मेरी माँ को कौन संभालेगा? रिश्तेदार ऐसे हैं जो माँ को दुख के अलावा कुछ नहीं देंगे, इसीलिए पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। काश तुम मिल जाओ तो सब कुछ तुम्हें सौंप कर मैं निश्चिंत होकर मर सकूं। मैं नहीं चाहता कि जो प्रॉपर्टी मैंने इतनी मेहनत से बनाई है उसे मेरे रिश्तेदार नोच नोच कर खा जाएं। इस पर सिर्फ मेरे बेटे वंश का हक है। दिव्या, इस प्रॉपर्टी को तुम ही संभाल सकती हो और मेरी माँ को भी संभाल लोगी ना दिव्या? यह वादा चाहता हूँ मैं। जब तक यहाँ हो मुझे मेरे बेटे से मिलने से मना तो नहीं करोगी ना? कहते कहते अरुण फूट फूट कर रोने लगा। दिव्या तो जैसे जड़ सी हो गई। अरुण से नाराज जरूर थी, पर प्यार तो अभी भी अरुण से ही करती थी। अरुण को रोता देख दिव्या भी फूट फूट कर रोने लगी। अरुण, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दिव्या रोते हुए अरुण से लिपट गई। दोनों की आंखों से दर्द का सैलाब बह निकला। सारे दुख गिले शिकवे सब आंसुओं में बह निकले। थोड़ी देर में दिव्या खुद को संयत करते हुए बोली, मुझे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। अरुण अपनी रिपोर्ट निकाल कर दिव्या को देता है। दिव्या उनका फोटो खींचकर अपनी चाची को भेज देती है। फोन करके सारी बातें भी बता देती है। चाची, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, पर इतनी खुदगर्ज भी नहीं हूँ। अब इस परिस्थिति में भी एक बेटे को उसके पिता से दूर करके अपने बेटे की नजर में दोषी बन जाऊं। पहले की बात और थी चाची, तब मैं सही थी। अब जब अरुण को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है तो वंश से अरुण को दूर करके मैं गलत साबित हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो दिव्या, मैं यहाँ डॉक्टरों को यह रिपोर्ट दिखाकर उनकी सलाह लेती हूँ। चिंता मत करो, अरुण ठीक हो जाएगा। मैं फोन रखती हूँ। अरुण, तुम्हारे साथ माँ की दुआएं हैं, साथ है अब तुम्हारे बेटे का प्यार भी। हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, देखना तुम जरूर ठीक हो जाओगे। फिर तुम तुम्हारी माँ के साथ रहना, मैं मेरे बेटे के साथ रहूंगी। नहीं दिव्या, पहले तुम इन पेपर्स पर हस्ताक्षर करके मुझे चिंता मुक्त कर दो। दिव्या चुपचाप सारे पेपर्स पर साइन कर देती है। तुम जब चाहो अपने बेटे से मिलने आ सकते हो अरुण। थैंक्स दिव्या, तुमने मुझे समझा। दिव्या, माँ और मौसी को कुछ मत बताना, मैं उन्हें इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहता। पर अरुण, कोई भी फैसला करने से पहले माँ की परमिशन लेनी होगी। खैर छोड़ो, चाची का फोन आने दो पहले, अब बाहर चलो। चलो। दिव्या बाहर आकर अपनी माँ के साथ चुपचाप बैठ जाती है। उसके मन में बस एक ही चीज चल रही थी, कैसे भी करके जल्दी से जल्द ऑपरेशन करवाना है अरुण का। उसे अब चाची के फोन का इंतजार था। अरुण वंश के साथ मस्ती करने लगता है। कविता दिव्या को विचारों में खोया हुआ देखकर चिंतित हो रही थी। पता नहीं अरुण ने ऐसा क्या कह दिया जो दिव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।